हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वाले जो भी लेक्चर है मतलब लेक्चर नंबर 17 में हमने देखा था वहाँ पे कि बॉन्ड क्लीवेज जो होते हैं वो बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वाला जो टाइप है होमोलिटिक क्लीवेज वाला, वो होमोलिटिक क्लीवेज वाला टाइप हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम इसके आगे जो कंप्लीशन करने वाले हैं वो है हेटेरोलिटिक क्लीवेज का। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जस्ट हम रिवाइज कर देते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज़ अगर मैंने ये कहा कि होमोलिटिक क्लीवेज है, तो होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो सपोज़ बॉन्डेड एटम्स कौन से हैं आपके पास, ए और बी, ये बॉन्डेड एटम्स है। तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा वहाँ पे ए विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड बी विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन। सो बोथ आर सेड टू बी फ्री रेडिकल्स और दे आर जस्ट सेड टू बी रेडिकल। ठीक है, सो ये फ्री रेडिकल है या रेडिकल है, वॉट एवर इट में बी, बट वो होमोलिटिक क्लीवेज में आपको मिलते हैं। और भी कुछ कंडीशंस थी। होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है वो होमोलिटिक क्लीवेज यूवी रेडिएशंस के प्रेजेंस में हो सकता है या हाई टेम्परेचर पे हो सकता है, या आप ये बोल सकते हो कि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए ये कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये हमने होमोलिटिक क्लीवेज का देखा था। अब हमने यहाँ तक भी हम लोग आए थे कि होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद आपको मिलते क्या है, फ्री रेडिकल मिलते हैं। आपको क्या मिलते हैं वहाँ पे, फ्री रेडिकल मिलते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल मिल रहे हैं तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी के बारे में हम कैसे डिस्कस करें, यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस होने वाली है। स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, देखो लास्ट के इसमें मैंने आपका लिया था कि जहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है विच इज़ मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये ऐसा क्यों है, इसके रीजंस हमने एक साथ में डिस्कस किए थे। सो होमोलिटिक क्लीवेज जो भी होगा वो होमोलिटिक क्लीवेज के पॉइंट्स कुछ अच्छे से नोट डाउन करो, जैसे मैंने किए थे, इसके पहले भी किए हैं, अभी भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। होमोलिटिक क्लीवेज में जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक फ्रैगमेंट की तरफ चला जाता है। अब फ्रैगमेंट मतलब कौन, ए एंड बी बॉन्डेड एटम्स जिससे कहा जाएगा। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन गया, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन गया, सो दोज स्पेसीज आर सेड टू बी फ्री रेडिकल्स। वो क्या है वहाँ पे, फ्री रेडिकल्स है। वो जो फ्री रेडिकल्स वहाँ पे होते हैं वो फ्री रेडिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट वहाँ पे कर लेते हैं। बिकॉज फ्री रेडिकल अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है वहाँ पे, कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो फ्री रेडिकल दूसरा कोई ऐसा यहाँ पे एक स्पेसीज, एक पेयर ढूंढेगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे और वो उसके साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। सो बेसिकली ये हो सकता है कि जो रिएक्शंस फ्री रेडिकल के थ्रू, मतलब फ्री रेडिकल पहले फॉर्म होगा और उसके बाद वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, तो उस रिएक्शन को फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कहा जाएगा। और यू कैन से द रिएक्शन इज ऑल्सो सेड टू बी नॉन पोलर रिएक्शंस। द रिएक्शंस इज ऑल्सो सेड टू बी नॉन पोलर रिएक्शन। और एक पॉइंट है यहाँ पे, फ्री रेडिकल जो होते हैं उनका एक एग्जिस्टेंस जो होता है वो ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कुछ समय के लिए ही वो वहाँ पे रहते हैं, बाद में वो तुरंत वहाँ पे क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को ढूंढ लेते हैं, उसके साथ बॉन्ड वहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट होमोलिटिक क्लीवेज। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में। आज हम देखेंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में। तो हेटेरोलिटिक नाम से पता चल रहा होगा, देखो यहाँ पे हेटेरो है। हेटेरो का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होमो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इक्वल नहीं मिल रहा है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज है मतलब ऐसा कुछ होगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली शेयर नहीं हो रहे, वो कोई एक ही स्पेसीज है वो वहाँ पे लेके वहाँ से जा रहा है। मतलब यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज हम देख सकते हैं। हेटेरो मतलब
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका इक्वल शेयरिंग वहाँ पे नहीं हो रहा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन टोटली अनइक्वल है। जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही स्पेसिस के पास क्या होते हैं, चले जाते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब और डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हम देख रहे हैं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वैसे ही एक सिंपल जनरल एग्जांपल में दूंगी, उसके बाद और एक एग्जांपल से हम और डिटेल में जान पाएंगे कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता क्या है। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल में यहाँ दे रही हूँ। यहाँ पे ए है और बी है, इनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्या कहा था मैंने आपको, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ऐसे हम समझ लेते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। B इज़ व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसका मीनिंग आपको पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो क्या होगा फिर, ये जो B है इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, दोनों भी ये जो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग वाले जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिससे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन ये B क्या करेगा, खुद के पास वहाँ पे ले लेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कुछ A+ और B- का। ठीक है, मतलब यहाँ पे A पॉजिटिव फॉर्म हुआ है, मतलब क्या है, ये एक तरीके का कार्बोकैटायन है। ये एक तरीके का क्या है, कार्बोकैटायन है, या जिसे हम कैटायन भी बोल सकते हैं। और ये दूसरा स्पीसी जो फॉर्म हुआ है, इट इज़ नथिंग बट एनायन। इट इज़ नथिंग बट एनायन। तो काफ़ी सिंपल है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे दिया है कि A और B ये फ्रैगमेंट्स है, मतलब ये बॉन्डेड एटम्स है जिनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एज नेम सजेस्ट इट इज़ अ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे होगा क्या, कोई भी एक ऐसा होगा फ्रैगमेंट्स में से, बॉन्डेड एटम्स में से कोई भी एक ऐसा होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ से निकल जाएगा। तो वो कौन है, यहाँ पे B है। ये कौन डिसाइड करेगा, it is decided on the basis of electronegativity of that bonded atom, or you can say electronegativity of fragment between bond is formed. So यहाँ पे B इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कंडीशन हमने ले ली। तो B अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहे अभी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ही कमी है। और यहाँ पे B-, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ये अनायन का फॉर्मेशन करेगा, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे आगे बात आती है कि जैसे हमने देखा था होमोलिटिक जो भी क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज कब होता है और किसके प्रेजेंस में होता है, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में होगा, या तो फिर हम बोल सकते हैं होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है हाई टेम्परेचर्स पे भी पॉसिबल होता है, या तो ये भी कहा था कि होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो फेवर हो सकता है अब वहाँ पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी। ठीक है, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो है वो कैसे और किस तरीके से फेवर होगा, यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के लिए पोलर सॉल्वेंट की नेसेसिटी होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पोलर सॉल्वेंट की नेसेसिटी होगी। अब पोलर सॉल्वेंट क्या है, फॉर बहुत ही सिंपल टर्म्स है ये, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि पोलर सॉल्वेंट होता क्या है। सॉल्वेंट मतलब कौन है, आपको पता है ये चीज़, सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्यूशन, या पढ़ चुके हो। सॉल्वेंट जो होता है जो हम रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो जो सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्वेंट है, मतलब पोलर का मतलब हुआ क्या कि जिसके 2 पोल्स फॉर्म हो सकते हैं। अब 2 पोल्स कब फॉर्म होंगे,
जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर में आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हाइड्रोजन इज less electronegative than oxygen, or in other words you can say that oxygen is more electronegative than hydrogen। ठीक है, सो यह एक शॉर्ट वे में मैंने बताया आपको कि पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो होता है वो किसके प्रेजेंस में हो सकता है बच्चों? पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, बिकॉज व्हेन यू सी द डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज, मैं लास्ट में वो डिफरेंस एक बार फिर से रिवाइज करने वाली हूँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाने के बाद। तो वो डिफरेंस के पॉइंट्स आप इकट्ठे करते जाओ जैसे ही मैं बता रही हूँ आपको। होमोलिटिक क्लीवेज किसके प्रेजेंस में होता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मतलब जहाँ पे एच न्यू करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर्स पे भी होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, और होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है कि सूटेबल पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में भी हो सकता है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहाँ पे होगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज किसके प्रेजेंस में होगा? कहाँ पे नहीं, किसके प्रेजेंस में होगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो सकता है पोलर सॉल्वेंट्स के प्रेजेंस में। पोलर सॉल्वेंट का जस्ट मैंने आपको मीनिंग बताया है कि पोलर सॉल्वेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। सो ये यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये तो ऐसे ही हाइपोथेटिकल फ्रैगमेंट्स, हाइपोथेटिकल बॉन्डेड एलिमेंट्स एटम्स मैंने लिए थे। अब देखो एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप अच्छे से देखो। अब यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे हमने क्या रखा है? पोलर सॉल्वेंट हमने लिया है। पोलर सॉल्वेंट वाटर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पोलर सॉल्वेंट जनरली यूज़ करते हम एज अ वाटर। तो यहाँ पे सपोज ले लिया, पोलर सॉल्वेंट हमने ले लिया। अब यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब कार्बन और ब्रोमीन के अगर कंपैरिजन आप करो, सो ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे अभी कि कार्बन और ब्रोमीन की कंपैरिजन करने पर ये समझ में आता है कि ब्रोमीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। ब्रोमीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। सो ब्रोमीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये किसकी तरफ जाएंगे? ये कौन खींचेगा? ये कौन टेक अवे करेगा? ब्रोमीन करेगा। अब यहाँ पे होगा कुछ ऐसा CH3 पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा Br माइनस। यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे Br माइनस। ठीक है, ये जो फॉर्म हुआ है ये है मिथाइल कार्बोकेटायन। दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन। और ये है अनायन, ब्रोमाइड अनायन, ब्रोमाइड इसका नाम है। ठीक है, ये अनायन है, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको कि एग्जाम्पल लेने के बाद एक्चुअल में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ तक तो बच्चों हम आ गए हैं कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू वन फ्रैगमेंट और इट गोज टू वन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, विच हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन अदर एटम। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया एग्जाम्पल देके। देन आपको अब क्या करना होगा? अब क्या करना है आपको? मिथाइल कार्बोकेटायन जो फॉर्म हुआ है उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप कैसा होता है, ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन उसमें कौन सा होता है, ये सब चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है। जैसे वहाँ पे भी किया था, होमोलिटिक क्लीवेज में भी हमने किया था। क्या फॉर्म हुआ था वहाँ पे? मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था। वहाँ पे भी हमने क्या किया था? उसकी ज्योमेट्री, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और किस तरीके से pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है और दूसरा आने के बाद वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, वो हमने देखा था मिथाइल फ्री रेडिकल में।
आज हम लोग देखने वाले हैं मिथाइल कार्बोकेटायन जो है उसके बारे में और उसकी ज्योमेट्री के बारे में। ये मैं ऊपर का रब कर देती हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर निकालूंगी। देखो अब यहाँ पे ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसका स्ट्रक्चर देखो, 3 हाइड्रोजन, ये pz ऑर्बिटल है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द शेप और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल कार्बोकेटायन। pz ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का उस दिन मैंने बताया था बच्चों आपको, ऑर्बिटल इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स, इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, ठीक है। बट ये तो एम्प्टी लग रहा है, ऑब्वियसली एम्प्टी होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये हमने कहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया हमने, बिकॉज 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। हमारे पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तब हम ये बोल सकते थे कि कार्बन जो है उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। हम अगर ये बोल रहे हैं कि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि कार्बन बीइंग अ सेंट्रल एटम, कार्बन के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, सिर्फ उसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। देखो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और ये वैकेंट pz ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम आगे देखेंगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन क्या है, अगेन यहाँ पे कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ पे मिलेगा। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, आपने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं है 11th में, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो। अदरवाइज जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पहचानना आना चाहिए। बॉन्ड कितने फॉर्म हुए हैं ये देखना है आपको। 3 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उस दिन भी कहा था 4 बॉन्ड अगर फॉर्म हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 बॉन्ड फॉर्म है तो वहाँ पे ऐसे करके हम हाइब्रिडाइजेशन के लेवल तक पहुँच सकते हैं। sp2 d2 वगैरह वो भी होते हैं, बट यहाँ याद रखो s मतलब एक, यहाँ पे s पकड़ लो, और p के कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 है, मिलके कितने हो गए, 3, मतलब ये बॉन्ड कितने हैं, 3 है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बीच वाले कार्बन का, ये आप समझ लो। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा जो हम निकालते हैं वो सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। ये जो यहाँ के कॉर्नर एटम्स है इनके हाइब्रिडाइजेशन देखने की ज़रूरत होती नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। सो दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द hybridization of carbon atom in methyl carbocation, and what about then geometry of the methyl carbocation? उस दिन जैसा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंज है बस वहाँ पे। यहाँ पे भी आपको प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री भी मिलेगी। मिथाइल कार्बोकेटाइन की प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री आपको मिलेगी। काफ़ी सिंपल है मिथाइल कार्बोकेटाइन की प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोला तो भी चलेगा। प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक अगर आए हैं, ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि डिफरेंट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जब होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी कैसी होगी। जैसे हमने उस दिन भी देखा था, फ्री रेडिकल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद हमने क्या देखा था, फ्री रेडिकल जो रहेंगे उनका स्टेबिलिटी का एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस मैंने आपको दिया था, जहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा थी और मिथाइल फ्री रेडिकल की
जो स्टेबिलिटी है कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी। ये एक सीक्वेंस मैंने आपको लिख के दिया था, वही अब यहाँ पे करना है। मिथाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। अब और एक चीज़ है बच्चों यहाँ पे कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज जब कहा जाता है ना, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपको जैसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलता है ना, वैसे कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कार्ब अनायन का भी फॉर्मेशन मिलता है। कंडीशंस होते हैं उसमें कार्ब अनायन का भी फॉर्मेशन होता है, वो मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगी कि कार्ब अनायन का फॉर्मेशन भी कैसे होता है। कार्बोकेटाइन का समझ में आ गया। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कब होगा? जब कार्बन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा। जो बोल रही हूँ प्लीज़ अच्छे से सुनो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कब होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तब होता है जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। मतलब कार्बन और जो अटैच्ड एटम है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंसिडर करो तो दूसरा जो एटम है कार्बन छोड़ के उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक ज़्यादा कमांड हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। जैसे यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन की और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन करनी है, तो इन दोनों की कंपैरिजन अगर आप करो तो यहाँ पे ब्रोमीन जो होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मिथाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपको मिलेगा या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलेगा। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मिथाइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम निकालते हैं। मिथाइल कार्बोकेटाइन में पीजेड वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो। कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी। इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी। क्यों ऐसा है? बिकॉज कार्बन के अगर अराउंड आप देखो तो आपको 6 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक्चुअल में कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड होना ज़रूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये जो कार्बन है अगेन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। यहाँ पे ज्योमेट्री मिल रही है आपको मिथाइल कार्बोकेटाइन की, प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री आपको मिल रही है। ठीक है, अब इसके आगे हम जो देखने वाले हैं वो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे देखो अगेन हेटेरोलिटिक क्लीवेज में हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या है? एक्चुअल में इट इज़ नथिंग बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे हम और किस तरीके से हम देखेंगे, सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा कार्बोकेटाइन है। ये है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। उस दिन भी निकाला था बट यहाँ पे सिर्फ डॉट था, मतलब वो फ्री रेडिकल था। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन एंड यहाँ पे जो है वो क्या है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। वैसा ही है जैसे उस दिन पढ़ा था हमने, वैसा ही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मच स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। व्हाई इट इज सो? क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन लिखने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ है कि जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि क्या चल रहा है तब तक आप उसका थियोरेटिकल आंसर 2 मार्क का प्रिसाइज वे में नहीं लिख सकते। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में कितने ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? CH3 ग्रुप्स। कितने बच्चों? अराउंड दिस कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है उसके अराउंड 3 मिथाइल ग्रुप्स है। और मैंने उस दिन ही कहा था कि मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं, या आप बोलोगे कि जनरल वे में अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, वो अल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स उनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3, ये CH3, ये भी CH3 है। ये क्या करने वाले हैं? ये इसके तरफ, मतलब इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करने की कोशिश करेंगे, इस कार्बन की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे।
उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप से वो इलेक्ट्रॉन क्या करने की टेंडेंसी रखते हैं, देने की टेंडेंसी वहाँ पे रखते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ से दूसरे एटम तक देने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ये टेंडेंसी क्यों है, कैसी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस आपको ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप्स हम इन जनरल बोल सकते हैं, यहाँ पे तो स्पेसिफाइड मिथाइल ग्रुप्स है तो उनकी बात करेंगे। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, किसे डोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीच वाला जो हमारा कार्बन है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बेचारा कार्बन है, बिल्कुल बेचारा कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। बट ये जो तीन तीन यहाँ पे बैठे हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कुशनिंग दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, हम इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ क्या करेंगे, दे देंगे। वो क्या बोल रहे हैं, तीनों भी ग्रुप्स क्या बोल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ दे रहे हैं, चिंता मत करो। इसलिए इस पर्टिकुलर कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन पे। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन में ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इसके अराउंड कितने मिथाइल ग्रुप से ज़रा काउंट करो, इसके अराउंड 2 ही मिथाइल ग्रुप से। हाइड्रोजन तो काउंट नहीं करते बिकॉज हाइड्रोजन ना ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे देगा। ठीक है, कुछ भी वहाँ पे नहीं है, कुशनिंग कुछ नहीं मिलेगा बीच वाले कार्बन को हाइड्रोजन से। सो जस्ट काउंट योर अल्काइल ग्रुप, स्पेसिफिकली मिथाइल ग्रुप्स। तो मिथाइल ग्रुप अगेन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे और उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे कि टेंशन मत लो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। बट यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 थे, तो जितने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे बढ़ते जाएंगे उतनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 ही मिथाइल ग्रुप है, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ही समझ पाओगे, ये कार्बन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप इससे अटैच्ड है। तो एक ही क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि ठीक है मैं अकेला हूँ, मैं जितनी हो सके उतनी मदद तुम्हें करूँगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू बोथ कम होगी। और मिथाइल कार्बोकेटाइन के पास तो बेचारा अकेला पड़ा है वहाँ पे, उसके इस साइड में ना ही ऊपर कुछ भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये अकेला है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इन जनरल जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है या स्टेबिलिटी की ऑर्डर है वो क्या रहेगी, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, देन इथाइल कार्बोकेटाइन एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा, जिसके अराउंड स्पेसिफिकली जिसके अराउंड ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे या जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे, वो ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है वो क्या रहेगा, कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस और यू कैन से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने देख ली है, इसको आपको क्लासीफाई भी करना आना चाहिए। अभी ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, कार्बन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इट इज़ अटैच टू अनदर 3 कार्बन एटम्स, तो इट इज़ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या हो गया बच्चा आपका, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इट अटैच टू अनदर 2 कार्बन एटम्स, अनदर 2 कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है अटैच टू अनदर 1 कार्बन एटम, तो इट इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। बट ऐसा एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, कई बुक्स में दिया हुआ रहता है 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन आता है 1 डिग्री एंड देन आएगा 0 डिग्री।
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ने के बाद मैंने जस्ट आपको इससे पहले ये बताया था कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जैसे आपको कार्बोकैटायन मिलता है ना, वैसे आपको कार्ब अनायन भी मिल सकता है। वैसे आपको क्या मिल सकता है, कार्ब अनायन भी मिल सकता है, और वो कुछ केस में मिलता है, वो कुछ कंडीशन में मिलता है, ये मैंने आपको कहा था। अब यहाँ पे देखो आप कि कौन सी कंडीशन है या कौन सी केस है कि जिसमें आपको कार्ब अनायन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो लेट अस सी कि कार्ब अनायन का फॉर्मेशन कब होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कार्ब अनायन का फॉर्मेशन, सपोज एक एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से दिया, मिथाइल है, यहाँ पे एक Z कोई भी ऐसा एटम मैंने अटैच कर दिया, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, अभी हमने देखा, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि C इज़ अटैच टू Z, C इज़ अटैच टू Z, Z जो है यहाँ पे इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, Z इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप ले सकते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, जनरली कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। सपोज़ मैंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जैसे हम बोल सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हो कि कार्बन और जेड की अगर आप कंपैरिजन करते हो तो अगर Z इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन Z, कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन Z, बिकॉज अभी आपने कंडीशन दी है कि अगर कार्बन किसी ऐसे एटम के साथ अटैच्ड है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रहा है, तो उस समय कार्बन क्या बन जाता है आपका, कार्बन बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे बन गया, बिकॉज इट इज़ अटैच टू एटम हुज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स आर मच मोर, ठीक है। मतलब कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स क्या है, ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। तो ये दोनों भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, ठीक है, दोनों भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन की तरफ, बिकॉज इन दिस केस कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन Z, कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कार्बन क्या करेगा, अब यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे बन गया आपका CH3 माइनस प्लस Z प्लस, ये है कार्ब अनायन, ये क्या हुआ यहाँ पे, कार्ब अनायन, और ये है कैटायन, सिंपल वे में ये होगा कैटायन। ये स्पीसी जो बन जाती है ये है कार्ब अनायन, कौन सी स्पीसी है ये, कार्ब अनायन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ब अनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको इसकी ज्योमेट्री या इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तो आगे आगे जैसे बढ़ोगे वैसे कार्ब अनायन 12th में आप पढ़ोगे कि कार्ब अनायन की भी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, बट अभी आप उस पर फोकस मत करो। हमने जो देखा है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, उस पर आप फोकस करो, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे 12th में जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कार्ब अनायन की भी स्टेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। सो फॉरगेट अबाउट कार्ब अनायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, जस्ट रिमेंबर कि कार्ब अनायन का फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कार्ब अनायन का फॉर्मेशन कब होता है, कब होगा कार्ब अनायन का फॉर्मेशन, बताओ ज़रा। अगर सिचुएशन ऐसी है कि वेयर कार्बन इज़ अटैच्ड टू एटम हुज
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स आर मोर। ठीक है, मतलब ये सेंस आपको इस तरीके से मिल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पे कुछ ऐसे वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा बच्चों, खुद की तरफ खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा तो CH3 माइनस मिथाइल कार्ब अनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा along with Z प्लस कैटायन। स्पेसिफिकली वो क्या होगा, वहाँ पे कैटायन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड हेटेरोलिटिक क्लीवेज एज वेल। हाँ, और एक पॉइंट यहाँ पे बाकी था जो मैं आपको बोल देती हूँ कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि फ्री रेडिकल से आगे प्रोसीड होते हैं तो उनको फ्री रेडिकल रिएक्शन कहा जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि उनको नॉन पोलर रिएक्शंस भी कहा जाता है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि आयनिक स्पीसी फॉर्म होके, मतलब या तो कार्बोकेटायन होगा और अनायन होगा, या तो कार्ब अनायन होगा या कैटायन होगा, उनके फॉर्मेशन से आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, उनको कहा जाएगा पोलर रिएक्शंस। दे आर सेड टू बी पोलर रिएक्शंस। और यू कैन से ये आयंस, ये आयनिक रिएक्शंस भी हम इसे बोल सकते हैं। हेटेरोपोलर रिएक्शन, पोलर रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं। बहुत सिंपल वे में आपको नाम याद रखना है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपको मिलता क्या है, फॉरगेट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम टू द कार्बन, वो भूल जाओ। यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि आपको मिलता क्या है फाइनली, एक तो कैटायन मिलेगा, एक तो एनायन मिलेगा। ठीक है, तो एक तो कैटायन या एक तो एनायन मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन हो गई आपकी पोलर रिएक्शन। पोल्स तो फॉर्म हो गए वहाँ पे। ठीक है, पोलर रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन आयनिक भी हो सकती है, आयन का भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, आयन का फॉर्मेशन हुआ है तो रिएक्शन आयनिक भी है। और यहाँ पे इस रिएक्शन को हेटेरोपोलर रिएक्शन भी कहा जाएगा। अब हेटेरोपोलर क्यों, बिकॉज दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया प्रोसेस ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे हेटेरोपोलर रिएक्शन भी कहा जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छे से याद रखो कि जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं वाया हेटेरोलिटिक क्लीवेज, उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, उन रिएक्शंस को हेटेरोपोलर रिएक्शंस, या आप बोल सकते हो कि पोलर रिएक्शंस, या आप बोल सकते हो आयनिक रिएक्शंस। ये तीनों भी नाम हो सकते हैं वहाँ पे रिएक्शन के। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज सबसे पहले हुआ होगा, उसके बाद ही रिएक्शन आगे प्रोसीड हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने आज कंप्लीट किया है बॉन्ड क्लीवेज का। बॉन्ड क्लीवेज में स्टार्टिंग से इंट्रोडक्टरी पार्ट से मैंने आपको समझाया था। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एज वी आर स्टडिंग इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली तो कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होते हैं। तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है, उसके बेसिस पे होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो है वो हमने कंप्लीट किया है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्या करो, कलेक्ट करो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज, क्या क्या पॉइंट्स आप देने वाले हो, सिंपल पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और वो पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, वहाँ पे लिखने हैं। ये असाइनमेंट जैसे लो आप कि ये पॉइंट्स आप लिखोगे कि अगर होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपको डिफरेंस बोला गया कि डिफरेंस लिखो, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में डिफरेंस लिखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स तो आपके माइंड में आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में
यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या बोलोगे आप, होमोलिटिक में आप क्या बोलोगे, ईच फ्रैगमेंट और ईच बॉन्डेड एटम विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट वी कैन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हेटेरोलिटिक में आप क्या बोल सकते हो, हेटेरोलिटिक